नमस्कार साथियों, आज अपन वापस सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने पार्ट 1 को पढ़ लिया था, लेकिन आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे। उस पार्ट 2 में से आज अपन जो भी एक रक्त को अपने छाना था, रक्त को छान के जब एक तरल पदार्थ प्लाज्मा प्राप्त किया था, प्लाज्मा तो अपने 55% का अपना एनालिसिस कर दिया था, लेकिन जो 45% की कणिका आई थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसका आज अपने को टॉपिक पढ़ना है, तो उसका पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ कि जो रक्त है, इस रक्त की जो मापन की जाती है, इसको जो मेजरमेंट किया जाता है, जो रक्त का मापन किया जाता है, वो हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से रक्त को मापा जाता है। और रक्त होता है वो हमारे शरीर में लाल रंग का रक्त होता है, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमारे शरीर में पाया जाता है कुछ एक दो जीव ऐसे, उनका मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने नहीं देखा है, बट आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करके वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑक्टोपस का जो रक्त होता है, रुधिर होता है, वो कैसा होता है? नीला होता है। बट मीन्स नीला क्यों होता है? नीला इसलिए होता है, नीला ब्लू रंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। मैंने कहा था कि कोई भी रंग होना वो उसमें एक पिगमेंट की प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट का नाम है क्या? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इस ऑक्टोपस का जो रक्त है उसका नीला रंग इसी वजह हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट, इस पिगमेंट की वजह से, हीमोसाइनिन वर्ण की वजह से ही नीला रंग होता है। और दूसरा जीव है जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच है, कॉकरोच का जो रक्त है वो होता है वाइट। वाइट मतलब सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद भी एक पिगमेंट की वजह से होता है। इसमें भी एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से, लिम्फ का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। हीमो का रक्त, और हीमो का रक्त, साइनिन का मतलब नीला, ब्लू। ठीक है, तो इसी की वजह से इनका भी रंग ऐसा ऐसा रक्त होता है। तो आपके ये ऑक्टोपस और कॉकरोच नहीं देखे हुए तो आप गूगल पर सर्च करके इन दोनों जीवों को देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो आपने इतना तो देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं किसकी? परिसंचरण तंत्र में जो अपने कल टॉपिक छोड़ा था, जहाँ वाला जो कणिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनको आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स उतार सकते हैं। आज अपने को पढ़ना है क्या? अपने कल देखा था कि ब्लड होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड को जब छाना जाता है फिल्टर पेपरी छाननी द्वारा, तो उसमें दो प्रकार के अपने को कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक मिलता है प्लाज्मा, वो होता है 55%। उसमें अपने प्रोटीन देख लिया, उसमें ग्लूकोज होता है और 90% जल होता है, वो अपने देख लिया। लेकिन आज अपने को क्या देखना है? आज अपने को जो कणिका प्राप्त हुई थी, जो जिसको सेल कहते हैं या कोशिका के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को आज एनालिसिस करना है। और इन तीनों में से सबसे पहले अपने आरबीसी को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आरबीसी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी होते क्या है? आरबीसी आपने सुनी होगी कि हमारा रक्त है, वो महत्वपूर्ण भूमिका आरबीसी की होती है। आरबीसी की वजह से ही तो लाल रंग होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें 99.5% जो होता है आरबीसी होती है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल।
रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल या इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है सेल, कोशिका। तो इन नाम से भी इसको कहा जाता है, या इसको रेड ब्लड सेल, रेड का मतलब होता है लाल, ब्लड का मतलब होता है रक्त, और सेल का मतलब होता है कोशिका। इस नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन आरबीसी है वो हमारे शरीर में वो भी मेल में आरबीसी है वो पाई जाती है 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक, वो भी किसमें? 100 ml हीमोग्लोबिन में। 100 ml हीमोग्लोबिन लेते हैं तो उसमें 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आरबीसी पाई जाती है। और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन 100 ml एसबी ब्लड में पाई जाती है। तो इतना हमारे शरीर में आरबीसी का जो है इम्पोर्टेंस है, क्वांटिटी पाई जाती है। तो आपने देख लिया कि आरबीसी हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, और ये रेड ब्लड सेल इस प्रकार से होती है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे शरीर में आरबीसी होती है, इस आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण तो कहीं होगा, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा होता क्या है? वस्तु की रक्त का भी निर्माण इसी फॉर्मेशन, इसी अस्थि मज्जा में होता है। तो जैसे रक्त है, हमारा रक्त है, इस रक्त का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। रक्त ही तो आरबीसी है। आरबीसी में 99% इसका ही तो भाग आरबीसी का है। इसीलिए रक्त का भी निर्माण आरबीसी में, आरबीसी वाले स्थान पर ही होता है, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा होती क्या है? आपने, अस्थि मतलब है हड्डी, तो आपने हड्डी देखी होगी। जैसे मान के चलो ये हमारी हड्डी है, इस हड्डी में ये 20 वाली जो खाली जगह है, 20 वाली खाली जगह में ये होती है अस्थि मज्जा। ये भाग होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो इसमें ही इसका निर्माण होता है। बट ये अस्थि मज्जा, इसमें निर्माण तो होता है, लेकिन जब आप कह सकते हैं कि इस आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें जो ये आरबीसी है या रक्त है वो कहाँ बनेगा? जी, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में हड्डियाँ तो होती नहीं है, बट उसमें रक्त का निर्माण है, वो कहाँ होता है? वो होता है लीवर या स्प्लीन। स्प्लीन इसको तिल्ली के नाम से जाने जाते हैं, या पलिया इसको कहते हैं, पलिया। इसमें इसका फॉर्मेशन होता है भ्रूणीय अवस्था में। एम्ब्रियो अवस्था में क्या होता है? यहाँ भ्रूणीय अवस्था में लीवर या स्प्लीन, या इसको पलिया या तिल्ली के नाम से जाना जाता है, इसमें इसका निर्माण होता है। बट आपने देख लिया कि इस अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, लेकिन इसका जीवन काल कितना होता है? इस आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है इसका जो जीवन काल है वो। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि जीवन काल इतना हो गया, इसका निर्माण, फॉर्मेशन यहाँ होता है, लेकिन इसकी क्या इसमें केंद्रक होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये आरबीसी है, ये केंद्रकहीन होती है और रुधिर की सबसे छोटी कोशिका होती है। जो आरबीसी है
आरबीसी में दिमाग नहीं पाया जाता। ये केंद्रकहीन कोशिकाएं, ये केंद्रकहीन कोशिकाएं, केंद्रकहीन कोशिकाएं, केंद्रकहीन सेल है। लेकिन ये रक्त की सबसे छोटी कोशिका है, ये रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। पूरे शरीर की सबसे छोटी कोशिका इसको नहीं कहा जाता, ये रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, लेकिन इसमें दिमाग तो नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में ऐसे जीव हैं जिसमें रक्त, जिसमें ये केंद्रक है वो पाया जाता है। वो है ऊंट और लामा। ऊंट, लामा। ऊंट और लामा में क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। आपने ऊंट देखा ही होगा, रेगिस्तान का जहाज, और लामा आपने नहीं देखा है तो जम्मू कश्मीर के साइड वहाँ पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले एरियो में यहाँ लामा पाया जाता है। उसमें और ऊंट में दोनों में आरबीसी होती है, उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये दोनों अपवाद के रूप में है, इसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी है, उस आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो होती है उभयचर वर्ग की। उभयचर वर्ग क्या होता है? जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। उभयचर वर्ग में आरबीसी सबसे बड़ी होती है, साइज में सबसे बड़ी आरबीसी यहाँ उभयचर वर्ग की पाई जाती है। और सबसे छोटी जो आरबीसी है वो हिरण में पाई जाती है। जो हिरण की आरबीसी है वो सबसे छोटी आरबीसी है। ठीक है, आपने इतना देख लिया कि जो आरबीसी के केंद्रकहीन सेल है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका है रक्त की। ऊंट और लामा में केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन जो ऊंट और लामा है इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बट हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। उभयचर वर्ग की सबसे बड़ी आरबीसी होती है और हिरण में सबसे छोटी आरबीसी होती है। आपने इतनी चीज़ें पढ़ी और आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है, बट बाद में क्या होता है, इसका वापस रीजनरेशन कहाँ होता है, इसको अपन बढ़ते हैं। आपने देखा कि आरबीसी है, जो आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का जीवन काल होता है, लेकिन 120 दिन के बाद क्या होता है हमारे शरीर में? जब आरबीसी विकसित, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होता है। वो फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हो जाता। बोन मैरो जिसको अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है, हड्डी के बीच वाला खोखला स्थान जहाँ ये इसका निर्माण होता है। बट जो इसकी मृत्यु होती है आरबीसी की, वापस 120 दिन के बाद वो वापस मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु कहाँ होती है? उसकी मृत्यु होती है लीवर डेथ, मतलब मृत्यु। इसकी मृत्यु होती है वो होती है लीवर व पलिया में। वह पलिया जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है, या इसको तिल्ली भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो लीवर वो स्प्लीन या पलिया में इसकी मृत्यु होती है, लेकिन इसकी मृत्यु 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लीवर या पलिया को इसका ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, या इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। ग्रेवयार्ड इंग्लिश में बोला जाता है, ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? लीवर या पलिया को कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, लीवर या पलिया को कहा जाता है। बट लीवर में ज़्यादा नहीं मरती, पलिया में ज़्यादा मरती है। लीवर में कम डेथ होती है इसकी, और जो पलिया है इसमें ये ज़्यादा मरती है। ठीक है, तो उसका 120 दिन के बाद वापस रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन भी इस पलिया में ही होता है, क्योंकि पलिया में ये ज़्यादा आरबीसी पड़ी रहती है, और उसका सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा पलिया में वापस रीजनरेशन इसका हो जाता आरबीसी का।
ठीक है, तो आपने देखा कि 120 दिन के बाद वापस रीजनरेशन पलिया के द्वारा होता है, लेकिन पलिया को ग्रेवियार्ड या लीवर दोनों को ग्रेवियार्ड कहा जाता है। लेकिन 120 दिन के बाद वापस ये अपनी सेल डिवीजन की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा रीजनरेशन करते हैं। कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन भी किस में होता है? स्प्लीन और पलिया में। स्प्लीन या इसको पलिया के नाम से जाना जाता है, इसमें इसका रीजनरेशन वापस होता है। तो पूछ ले रीजनरेशन किस में होता है? तो इसमें होता है। तो रीजनरेशन भी स्प्लीन या पलिया में होता है। ठीक है, तो आपने इतनी बातें देखी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है, क्योंकि श्वसन वर्णक इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व CO2 को साथ में लिए शरीर में घूमता रहता है, साथ में लिए शरीर में घूमता रहता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। मानव का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 को साथ में लिए घूमता रहता है। ऑक्सीजन के साथ बाउंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और CO2 के साथ बाउंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के ये कोशिका तक जाता है, कोशिका से वापस नासिका तक आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। तो ऐसी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणु लेकर जाता है, ऑक्सीजन के 4 अणु लेकर जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 4 हेमी समूह होते हैं। 4 क्या होते हैं? हेमी समूह होते हैं। 4 हेमी समूह की उपस्थिति के कारण ही ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने साथ बाउंड करके ले जाता है, और 4 से ज़्यादा ये नहीं ले जाता। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन पहला हेमी समूह ये, दूसरा हेमी समूह ये, तीसरा हेमी समूह ये और चौथा हेमी समूह ये एक ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ये भी एक ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ये भी एक ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4। तो 4 ऑक्सीजन को साथ में हीमोग्लोबिन लेके जोड़ के शरीर में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का आकार अंडे आकार का होता है, अंडाकार होता है। अंडाकार क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी O2 और CO2 को बाउंड करके चलती है, इसलिए इसका आकार अंडाकार होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक है, इसी कारण इसका आकार अंडाकार होता है। अन्यथा WBC का आकार कैसा होता है? अनियमित अमीबा के आकार का होता है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जैसा। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, बाउंड करके नहीं चलती, इसी कारण होता है। तो आपने ऐसी चीज़ें देखी, बहुत सारा आपको समझ में भी आया होगा कि कैसा सिस्टम होता है इस आरबीसी में और क्या क्या सिस्टमेटिक रूप से ये काम करती हैं रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल को आपने देखा, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है तो मैं आपको बता दूं कि जब आरबीसी के पास जब रक्त की कमी हो जाती है, तो स्प्लीन और पलिया कहता है कि मेरे पास आरबीसी का वापस रीजनरेशन हो गया है, आरबीसी मेरे पास से आप आरबीसी के अणु वापस कण ले सकते हैं। तो पलिया वापस, जो पलिया है वो वापस आरबीसी को रीजनरेशन करके छोड़ देता है।
ठीक है। लेकिन आरबीसी है, ये आरबीसी में होता क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जब फेफड़ों में अपन श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेने पर फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाती है, लेकिन शरीर से रक्त फेफड़ों में आता है, हार्ट से फुफ्फुसी शिरा के द्वारा अपने फेफड़ों में रक्त आता है। तो आता है तो रक्त आने की वजह से, जब रक्त आता है तो रक्त अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ के ले आती है, और हीमोग्लोबिन वापस ऑक्सीजन को जोड़ के वापस कोशिका में ले जाता है। तो जब अपन ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में जाता है और वापस वहाँ से जब CO2 ग्लूकोज के साथ CO2 और ATP ग्लूकोज के जब ऑक्सीडेशन से CO2 और ATP बनती है जल, तो CO2 को वापस जब हीमोग्लोबिन लाता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस अपने फेफड़ों तक आता है और फेफड़े हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाउंड तोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन ये लाता है कितने 70 से 75% ही लेकर आता है, शेष को पीछे छोड़ देता है। ये भी कार्यक्रम में आगे बताऊंगा कि क्या होता है। जब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है तो लाने की प्रोसेस से पहले मैं आपको एक एक्सचेंज और जो इंटरनल सिस्टम है उसको आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। होता क्या है, बट होता यह है कि जब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को ले जाता है, तब ऑक्सीजन को तो ले जाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। ये प्रक्रिया तो हमारे कोशिका के अंदर होती है। लेकिन जब अपन श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेने पर जैसे ये श्वास ली, अंदर ले ली इंटरनल, लेने के बाद फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद वहाँ से हार्ट से रक्त आता है और रक्त उसको साथ में घोल के कोशिकाओं तक ले जाता है ऑक्सीजन को। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन रक्त के साथ घुल के कहाँ जाती है, कोशिका में जाती है, कोशिका में जाती है। ठीक है, कोशिका में तो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो नाक से फिर वायु नलिका में जाती है श्वसन। वायु नलिका से होते हुए फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से होते हुए ये किस में जाती है, कोशिका में जाती है। आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिलके फिर ऑक्सीजन जो ये जाती है, तो ऑक्सीजन अपने साथ हीमोग्लोबिन को जोड़ के रखती है। और फिर क्या होता है, कोशिका में क्या होता है, जब भी अपन खाना खाते हैं, खाना खाते के साथ छोटी आंत में जब खाना जाता है तो पसा हुआ भोजन कोशिका में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहता है। और ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये कोशिका में पड़ा रहता है। और कोशिका में ये पड़ा रहता है, जब ऑक्सीजन इसके ऊपर जाती है तो ऑक्सीजन इससे मिलती है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होने पर CO2H2O प्लस ATP बनती है। ठीक है, तो CO2 ये बन गई और जल ये बन गया। ये तो हमारे पसीने के रूप में और प्लाज्मा के रूप में पाया जाएगा। ATP है जो कोशिका में एक होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, जिसको ऊर्जा ग्रह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ATP को ये ले लेता है, ATP अपने साथ रख लेता है
और CO2 और H2O को छोड़ देता है। तो CO2 है, ये CO2 वापस वहाँ से जब वापस ब्लड आएगा, वापस रक्त आएगा, रक्त के साथ ये CO2 घुल जाएगी और रक्त का रंग है वो नीला हो जाएगा। और यहाँ तक तो लाल था, लेकिन यहाँ फिर अशुद्ध ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल के रक्त के साथ मिल जाएगी और रक्त वापस इस वापस प्रक्रिया से होता हुआ, वापस फेफड़े से होता हुआ, वायु नलिका से होता हुआ नासिका के द्वारा बाहर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपन श्वसन अंदर लेगी तो ये प्रक्रिया वापस होती रहेगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस प्रकार से काम करती है और CO2 इस प्रकार से बाहर आती है। तो ये तो आपने इंटरनल और एक्सचेंज सिस्टम देख लिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपने इंटरनल एक्सचेंज देख लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये 70 से 75% ही रक्त के साथ आ पाती है, बाकी वाली यहीं पड़ी रहती है। तो बाकी वाली का सिस्टम क्या होता है, बाकी वाली जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है बाकी वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जल के साथ रिएक्शन कर लेती है और जल के साथ रिएक्शन करके ये कार्बनिक अम्ल बना देती है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल बनाने के साथ ही ये क्या होता है, कार्बनिक अम्ल हमारे पसीने के रूप में बाहर बह जाता है। ठीक है, पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, बट कार्बनिक अम्ल एक हानिकारक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल ये हानिकारक अम्ल होता है और ये अम्ल जो है कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ये शरीर को जलाने तक की क्षमता रखता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि RBC का कितना कार्य है, क्या RBC काम करती है और किस प्रकार से इसका जो एक्सेस और इंटरनल सिस्टम होता है आपने देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RBC है ये इतना सारा काम करती है, लेकिन यदि RBC की कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसमें क्या सिस्टम होगा, तो RBC से होने वाले रोग, RBC से होने वाले रोग, तो RBC से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है क्या, रक्त की कमी, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी। इस रोग में RBC की कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है। तो दूसरा रोग है जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, तो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि रक्त की वृद्धि हो जाती है, रक्त की वृद्धि हो जाती है। ज़्यादा रक्त की वृद्धि भी खराब है, तो RBC की बढ़त हो जाएगी, RBC बढ़ जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि पॉलीसाइथेमिया RBC रक्त की बढ़त हो जाएगी, तो रक्त ज़्यादा भी हानिकारक है, क्योंकि आपस में रक्त मिलके ब्लड कैंसर भी बना सकता है। तो ये ब्लड पॉलीसाइथेमिया ब्लड में वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा जो रोग है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल मतलब होता है हंसियाकार, हंसियाकार मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है RBC के साथ अच्छी तरह से बाउंड नहीं कर पाती है, तब क्या होता है कि हंसियाकार रूप ले लेती है जो ये RBC है। RBC का वैसे तो शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है, लेकिन अंडाकार होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तब RBC का आकार वो हंसियाकार हो जाएगा। तब RBC का आकार हंसियाकार हो जाएगा, तब RBC अपने साथ CO2 व O2 को
वो O2 को अच्छी तरह से बाउंड करके नहीं चल सकती, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन सकते, तो हमारे शरीर में कोशिका के पास ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोशिकाओं के पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जब ऊर्जा की कमी हो जाएगी शरीर में थकावट आ जाएगी और शरीर निःशक्त हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ये सिस्टम होता है आरबीसी की कार्यप्रणाली, आरबीसी से कमी से होने वाले रोग, वर्दी से होने वाले रोग। ये परिचंचरण तंत्र का दूसरा टॉपिक था। अपन ने दूसरी पार्ट को पढ़ा है आरबीसी, और अपन तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी आपको कैसी समझ में आई, इसलिए आपने इस क्लास को आनंद से देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।